plus Q and minus Q are separated by a finite distance d। मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के फोर्सेस को फील नहीं कर पा रहे हो। देन they are said to constitute a dipole। डाइपोल नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हम लोग बात करें कि एक चार्ज प्लस क्यू यहां है, एक चार्ज माइनस क्यू यहां है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है डिस्टेंस, ठीक है। डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है बताइए? माइनस से प्लस या प्लस से माइनस? केमिस्ट्री में प्लस से माइनस प्लस माइनस, प्लस से माइनस की तरफ होता है ना, ऐसे डाइपोल का डायरेक्शन हम बनाते हैं। और डाइपोल जो होता है, डाइपोल मोमेंट म्यू से डिनोट करते हैं, वो होता है Q इंटू डी। मतलब ये चार्ज है जो इसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HCl है, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा नेगेटिव क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जो डाइपोल होगा म्यू, वो क्या होगा, डेल्टा इंटू बॉन्ड लेंथ। समझ गए? यस सर। अब हम लोग यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट ऑफ डाइपोल। डाइपोल का यूनिट क्या होता है? तो देखिए इसमें कुछ यूनिट्स हमें याद रखनी है। एक तो डाइपोल देखो चार्ज इनटू डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट एक तो जो स्टैंडर्ड यूनिट हमें देखने को मिलेगा वो होगा डिबाई। इसके अलावा क्या हो सकता है, कूलाम इंटू मीटर हो सकता है, या फिर कूलाम इंटू सेंटीमीटर हो सकता है। जो मतलब जो भी डिस्टेंस हो वो हो सकता है ना, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू सेंटीमीटर, या फिर ESU इंटू सेंटीमीटर एक्सेट्रा, ठीक है। ESU के बारे में पढ़ सुना है? ESU क्या होता है? नहीं सर। नहीं सर। ये नहीं सर। डी बाई को डी से डिनोट करते हैं। अभी मैं बता देता हूँ, सब बता देता हूँ। हम बोलते हैं 1 डी बाई इज इक्वल टू 1 डी इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर, है ना। एक चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें एक चीज ये पता होनी चाहिए, 1 डी बाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। अब ESU क्या होता है? ESU भी एक चार्ज का ही यूनिट है, जैसे कूलम में सेम वैसे ही ESU है। जैसे हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पर ESU में कितना चार्ज होता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU भी काफी पॉपुलर है, इसको भी ध्यान रखे। तो यूनिट कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है कि 1 डिवाई कूलाम इंटू सेंटीमीटर में, ESU इंटू सेंटीमीटर में क्या होता है, और कूलाम इंटू मीटर में क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ आती है? यस सर। सर ESU शॉर्ट फॉर्म नहीं है ना? नहीं नहीं, ESU है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आई थिंक यही है ना, मुझे जहां तक याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ही बोलते हैं इसको ना। वैसे तो ESU नाम से ही ये पॉपुलर है। तो मैं कभी कभी यूनिट हमको है ना ESU में भी दे दिया जाएगा, और जनरली डाइपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन में तो ESU जानबूझ के देते हैं ताकि बच्चों को कुछ मेहनत करनी पड़े। तो ESU में भी पता होना चाहिए कि ESU में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, और 1 डिवाई मतलब कितना ESU इंटू सेंटीमीटर होता है, तो ये में पता होना चाहिए।
इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में, है ना। हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट के लिए लिख रहे हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी इसका एक डायरेक्शन होता है। जैसे वेक्टर को ऐड करते हैं वैसे इसको ऐड करेंगे वेक्टर की जैसे। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल bonds within a molecule, individual bonds within a molecule may be polar, and they have bond movement, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड मूवमेंट को बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट ऑफ बॉन्ड। दो चीजें होती है, एक तो डाइपोल मूवमेंट, एक होता है बॉन्ड मूवमेंट। बॉन्ड मूवमेंट होता है बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट होता है पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग देखो एक चीज बोल रहे हैं, हावेवर नेट डाइपोल मूवमेंट of a molecule is vector sum of all the individual bond movement। हर बॉन्ड का जो डाइपोल मूवमेंट होगा उसका वेक्टर सम हमारे पूरे मॉलिक्यूल के डाइपोल मूवमेंट को बताएगा, है ना। इंक्लूडिंग द contribution ऑफ लोन पेयर एज वेल। लोन पेयर को भी हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एक करके एग्जांपल बताता हूं। जैसे एग्जांपल 1 हमने बनाया CO2। CO2 ऐसा होता है, CO2 में डाइपोल मूवमेंट 0 है, नेट डाइपोल मूवमेंट CO2 का 0 है। क्यों? क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगी डायरेक्शन, यहाँ पर भी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगी डायरेक्शन। कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ ही क्यों है डायरेक्शन? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ऑक्सीजन, इसलिए। मतलब यहाँ पर देखो बॉन्ड में मूवमेंट है, बॉन्ड में मूवमेंट है, बट अगर हम लोग बात करें इसका म्यू नेट, मतलब ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट, तो क्या होगा? 0। मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन पोलर। समझ में आती है बात? यस सर। ऐसा ही मान लो मैं एक मॉलिक्यूल और बनाऊं, सपोज करें वो है BF3। BF3 में तुम देखो डाइपोल की डायरेक्शन तो बोरोन से फ्लोरीन की तरफ। वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम तुम्हें अच्छे से करना आता होगा। अब इसमें भी देखो बॉन्ड में मूवमेंट है, हाँ है, बट अगर इसका म्यू नेट देखें तो नेट डाइपोल मूवमेंट इसका 0 है, क्योंकि सभी एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। मतलब जो BF3 होता है वो भी नॉन पोलर है, ठीक है। ऐसा ही मान लो एक और एग्जांपल देखें हम लोग, एग्जांपल 3 हम ऐसा देख रहे हैं Cl2 को देखें क्या? Cl2 को देखें, है ना। अब इसमें क्या होगा? Cl2 के अंदर Ca, इसमें बॉन्ड मूवमेंट है क्या? बोलिए। नहीं है। बॉन्ड मूवमेंट नहीं है, बॉन्ड मूवमेंट नहीं है तो क्या हुआ? म्यू नेट भी 0 होगा, मतलब ये भी क्या है? नॉन पोलर है, ठीक है। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल 4 हम लोग बात करें CCl4 के बारे में। CCl4 भी एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। CCl4 का अगर देखें हम लोग डाइपोल तो ऐसा होगा, बीच में कार्बन है, बीच में मैंने Cl बना दिया, कार्बन है, इसका इसमें बॉन्ड मूवमेंट है, बट इसका अगर म्यू नेट देखे तो कितना होगा? 0 होगा। ये भी नॉन पोलर है। चलो नॉन पोलर के इतने एग्जांपल देख लिए, अब कुछ एग्जांपल पोलर के देख लेते हैं। एग्जांपल 5 जैसे मान लीजिए मैंने बनाया H2O, तो H2O कैसा होता है? H2O ऐसा होता है,
अब H2O में कैसा होगा, H2O में देखो यहां से ये ऑक्सीजन की तरफ, यहां से भी ये ऑक्सीजन की तरफ, और लोन पेयर का डाइपोल हमेशा लोन पेयर से दूर होता है, मतलब लोन पेयर से दूर, ऐसा एरो लोन पेयर की तरफ रहेगा। अब इसमें हम लोग बोले म्यूनाइट क्या है, क्या म्यूनाइट 0 है या नहीं है? नॉन जीरो है। नॉन जीरो है, मतलब हम वाटर को बोलेंगे पोलर, तो हम पढ़ते भी वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल नंबर 6, मान लीजिए इनका ना ऐसे लिख भी देता हूं मैं ना, ये पहला एग्जाम्पल CO2 का है, दूसरा BF3 का है, सर इन थर्ड नॉन पोलर CO2 वाले का है। एग्जांपल्स में हमने टर्मिनल एटम पे जो लोन पेयर है उसको भी कंसीडर करके बोला ना कि वो भी सब नहीं नहीं कैंसिल हो नहीं जाएंगे। नहीं, उनको नहीं कंसिडर कर रहे टर्मिनल एटम वालों को। सर सर पर उनकी वजह से भी तो मोमेंट आएगा। क्या हुआ, हम लोग जो डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं वो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जैसा सर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में, सेम वैसा ही है। सर CCl4 में म्यू नॉट एक बार 0 कैसे हो गया बताना। एक सेकंड रुको, जीरो कैसे होगा, जीरो होगा अभी एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, सिमेट्रिकली तो होता है, सारे एंगल सेम है, सब एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कहीं से भी देख लो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और वेक्टर एडिशन ठीक है चारों सर। का टोटल मिला के 0 आ जाएगा। इसका म्यूनेट कैसा होगा, 0 या नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो क्यों होगा, ये तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सब एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे क्या? फ्लोरीन और हाँ क्लोरीन सर, का Cl वैल्यू का अलग है। अलग रहेगा और F की वजह से अलग रहेगा ना। हाँ, इसलिए ये नॉन जीरो है, प्लेनर है। ये मेरा पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इनके डायरेक्शन कैंसिल हो रहे हैं बट मैग्नीट्यूड हमारे सेम नहीं है। चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं करने को, क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग species have zero dipole moment? कितने स्पीशीज का जीरो होगा ये बताना है ना। स्पीशीज कौन कौन सी, मैं ड्रॉ क्या मैं लिख देता हूँ सारी, ClF3, XeF2, XeOF2, XeF4, बेंजीन, XeO3F2, XeO2F2, XeO4, XeOF4, फिर है ये, फिर है CN, फिर है NO2, और लास्ट वन इज NO। ये करो, स्टार मार्क कर देता हूँ इस क्वेश्चन पे। स्पीशीज लिखी कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिखी। जीरो कितनों का ये बताना है ना।
हो गया क्या? सर हाँ, 6 है क्या? 6 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। 6 हाँ नहीं सर आएगा, 7 है। 7 आ रहा है। 7 कौन कौन से नाम बोलिए एक बार। सर उल्टा जाता हूँ, पहले वो NO वाला, फिर CN वाला, हम्म फिर 8th वाला XeOF4, हम्म फिर 5th वाला बेंजीन, हम्म फिर 6th, 4th और 2nd। एक गलत बोला तूने। XeO4 नहीं होगा ना? XeO4 नहीं होगा सर। XeF XeO4 होगा। नहीं, ये लास्ट वाला जो NO वाला है ना, NO वाला, ये भी नहीं होगा। हाँ सर, उसमें जो OH वाला होगा ना? OH वाला भी नहीं होगा। CN होगा। NO तो लीनियर ही है ना। OH वाले में नॉन जीरो होगा। CN वाला होगा। देखो है ना, मैं पहले टिक कर देता हूँ जो आंसर है, फिर जिसमें डाउट तुम्हें लगेगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो आंसर क्या है। आंसर एक तो ये है, एक ये है, एक ये है ना। एक ये है हाँ सर। और एक ये है, ठीक है, और एक ये है, हाँ सर। एक ये हो गए क्या 7? यही तो थे वो। सर मैंने यही तो बोले। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा मार्क कर दिया। NO2 वाला। सर अभी ClF3 भी होगा ना उसमें, क्योंकि वो F वाले सारे प्लेन में होते हैं, मतलब लोन नहीं पेयर नहीं इक्वेटोरियल नहीं होते। नहीं टी शेप होता है वो। ClF3 में टी शेप होता है ना। ClF3 लोन पेयर प्लेन में एक फ्लोरीन के साथ और दो अच्छा ऐसा फ्लोरीन है, है। हाँ 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 हाँ। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो इसको, जिसको एक्सप्लेन मुझे पता है, जिसमें तुम्हें दिक्कत होगी वो यही है। OH ऐसा होगा, कैसा? ऐसा मान लीजिए। इसमें कभी नॉन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन जीरो तब होता जब OH से लीनियर होता है ना। अब OH का डाइपोल है ना। अब देखो डायरेक्शन बहुत अजीब है इनकी, ऐसा, ये इधर, फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर। बेंजीन का तो जीरो हो गया, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो म्यू जो है इसका नेट, वो नॉट इक्वल टू जीरो है। बट अगर तुम बात करो CN की, तो CN में देखो, CN में क्या है, CN सही है, C ट्रिपल बॉन्ड N लीनियर होता है कार्बन से। C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N में क्या होता है, ये डायरेक्शन CN की तरफ जाएगा, ये डायरेक्शन भी CN की तरफ जाएगा इधर से, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। समझ रहे हो? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। सर N की लोन पेयर की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? अभी एक लोन पेयर है, वो तो एक दूसरे को वैसे भी कैंसिल कर देगा, तो उसको हम लोग वैसे उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे ना। जैसे मान लो अगर NO2 की मैं बात करूं, तो NO2 ऐसा होता है। अब ये स्ट्रक्चर NO2 की ऐसी नहीं होगी, ऐसी स्ट्रक्चर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। स्ट्रक्चर जो होती है NO2 की वैसी होगी, इधर माइनस हाफ का चार्ज, इधर माइनस हाफ का चार्ज। ऐसे ही NO2 क्या होगा, दूसरा NO2 ऐसा होगा, इधर माइनस हाफ का चार्ज, इधर माइनस हाफ का चार्ज। अब तुम देखो ना, ये जो डाइपोल है, इसका डाइपोल यूं जाएगा, इसका डाइपोल यूं जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बोलो, करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ सर। बट अगर मैं NO की बात करूं, NO में नॉन जीरो मैंने बोला है। NO में नॉन जीरो इसलिए बोला है क्योंकि NO है N डबल बॉन्ड O, फिर लोन पेयर, फिर इधर NO में मान लीजिए ऐसा है N डबल बॉन्ड O, फिर इधर लोन पेयर। तो अब डायरेक्शन देखो क्या है, डायरेक्शन N और O का डायरेक्शन इधर, फिर इसका डायरेक्शन इधर, लोन पेयर का इधर, और इस लोन पेयर का इधर। तो हमेशा बेंजीन से कोई स्पीशी कनेक्ट हो, और जो स्पीशी बेंजीन से कनेक्ट है, मतलब जो एटम बेंजीन से कनेक्ट है, उसके ऊपर लोन पेयर है ना, तो नॉन जीरो ही रहेगा, हमेशा जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या बोलेंगे, म्यू नॉट नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे तो म्यू इक्वल टू जीरो, यहाँ पर भी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। समझ आ रही है बात? सर वो OH वाला होगा ना? नहीं होगा, नॉन जीरो रहेगा। OH वाला जीरो नहीं होगा। अरे यार कहाँ बैठे हो यार, बड़ा भयंकर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है।
होगा OH वाले जीरो? बताओ मेरे को, किसी को लग रहा है अभी भी OH वाले जीरो होगा? अगर जीरो जिसको लग रहा है वो एक्सप्लेन करें कि हाँ ऐसे जीरो होगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। सर NO वाला जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि NO सर, का एक अगर हम ऐसे- लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जिसमें 3 बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर मैंने बोला था ना, तो वैसा बनाएंगे तो लीनियर टाइप आ रहा है ना, तो वैसा उसमें क्यों तो जीरो हो बनाएंगे? रहा है। वैसा क्यों बनाएंगे? नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना लिए। वैसा NO है, ये NO नहीं है, ये वाला NO नहीं है, सिंपल NO नहीं है। NO किसी से कनेक्टेड है, वो NO और इस NO में डिफरेंस है। अच्छा हाँ। हाँ, और कोई बोलो। सर हाँ, मैं पूछ रहा था कि ये एज ए रूल हम लोग याद रख ले कि अगर लोन पेयर है ऊपर वाले इस पे तो नॉन जीरो। हाँ, मतलब लोन पेयर होगा ना, अगर उस स्ट्रक्चर में अगर बेंजीन से कनेक्टेड है और वो लोन पेयर है तो वहां से वो बेंट होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि लोन पेयर आएगा तो बेंट होना पड़ेगा, वहां से उसको वी शेप टाइप जाना पड़ेगा, और वी शेप जाएगा तो किस डायरेक्शन में वी शेप होगा ये हम ये नहीं डिसाइड कर सकते ना, तो इसलिए हम नॉन जीरो बोल रहे हैं। हो सकता है कभी कभार ऐसी डायरेक्शन में भी वी शेप हो जाए कि वो जीरो हो जाए, बट ऐसी डायरेक्शन हमें क्या पता है या नहीं है, तो हम नॉन जीरो ही कंसिडर करेंगे। सर और अगर सिंगल एटम वाले अटैच हो, मतलब जैसे Cl अटैच हो, वो सब में हम मतलब हाँ जीरो ही जीरो मानेंगे ना? जीरो, हाँ उसमें जीरो मानेंगे। यहाँ पर कोई बेंट वाला सीन नहीं है ना, यहाँ पर बेंट हो रहा है तो अलग डाइपोल क्रिएट हो रहा है, इसलिए जीरो आएंगे। जैसे इसमें मैं लिख हाँ भी देता हूँ, जैसे मान लो अगर तुम्हें लग रहा है ऐसा है, जैसे इसने Cl का केस लिया तो उसको ले ही लेते हैं, ये इधर भी Cl इधर भी Cl, तो इधर जो डाइपोल का डायरेक्शन है और इधर डायरेक्शन है, जिन दोनों ने मिला के क्या कर दिया, इसका म्यूनाइट जीरो कर दिया। ठीक है सर एक डाउट था हम्म, सर, वो हम लोगों ने ले लिया था ना डाइपोल के लिए, तो डबल बॉन्ड में डाइपोल नहीं होता है ना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड में होता है ना? चेक करना रहेगा तो। नहीं, डाइपोल का मतलब है कि दोनों पर कितना डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आ रहा है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। सर बेंजीन का क्यों जीरो हो गया, मतलब उस पे तो कैसे करेक्ट होगा मतलब? बेंजीन में तो बॉन्ड मूवमेंट ही नहीं है ना, सॉरी हाँ। बॉन्ड मूवमेंट का मतलब मैं गलत बोल दिया। बेंजीन देखो ऐसा है, हर जगह बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन में तो कोई बॉन्ड मूवमेंट नहीं है, ये तो मानते हो। हाँ। अब हाइड्रोजन लगे हैं इधर, अब ये हाइड्रोजन सारे सिमेट्रिकल डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे क्या? ठीक है सर। ठीक है, सर वो बेंजीन पे 2 Cl थे, वो उसका कैसे सर म्यू जीरो कैसे बोला? जीरो ही है अभी, एक ऊपर Cl एक नीचे Cl, ओवरऑल बेंजीन का तो जीरो होता ही है। ये Cl भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है बिल्कुल, इसलिए। इसमें लोन पेयर नहीं देखेंगे? लोन पेयर देखना ही नहीं है, लोन पेयर तो तब देखना है जब जैसे बीच में ये कहीं से कनेक्टेड आ गया तो बेंट शेप हो रहा है, तो सिर्फ Cl है अकेला, तो उसके लोन पेयर नहीं देखना है, क्योंकि वहां से शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है सर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब सर एक देखो मिनट इसमें क्वेश्चन दिखाना। सर इसमें हाँ XGO3 बोलो बोलो, बता, किसका XGO3F2। स्ट्रक्चर बनाना आता है तेरे को XgO3F2 का? स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बनाना आता है तेरे को? मैंने बनाने का मेथड भी बताया था एक, कैसे बनाते हैं, बोल जल्दी बोल। अरे कौन था, ये तो पता चले मेरे को कौन था। सर मैं था। देखो अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है तो बहुत ये मुश्किल, मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं वापस से बता देता हूँ। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 8 ही होते हैं। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दो। 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। अब इसका स्टेरिक नंबर देखो, स्टेरिक नंबर क्या है, 5 बॉन्डेड एटम है, ठीक है, और लोन पेयर नहीं है, 0 है। स्टेरिक नंबर 5 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसा होता है, ट्राइंगुलर, टीबीपी ट्राइंगुलर बायपिरामिडल, तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। अब देख इसमें सभी एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ट्राइंगल वाले भी सिमेट्रिकल है, तीनों ऑक्सीजन है, एक्सियल वाले भी सिमेट्रिकल है, तो म्यूनेट क्या आएगा, 0। ठीक है, हाँ सर। चलिए अब देखो
हमारे है ना इसमें डाइपोल में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का। क्या? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। वो कैसे निकाले, है ना? वो निकालना वैसे तो इजी है, अगर एक बार तुम्हें फील आ गया तो, है ना। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कहाँ हम लोग निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स मतलब ऐसे बॉन्ड जो पोलर है, तो पोलर है तो उसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हुआ होगा, तो उस डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव की वजह से उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर आए होंगे। तो आयनिक कैरेक्टर कैसे हम लोग मेजर करते हैं, तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग आयनिक कैरेक्टर। उसका एक फॉर्मूला होता है बड़ा ही सिंपल। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, है ना, जो हमें खुद से मेजर करना पड़ेगा। थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व का मतलब तो प्रैक्टिकल होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा। थ्योरेटिकल हमें खुद से मेजर करना पड़ेगा। कैसे मेजर करते हैं थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट को? कंसीडरिंग कंसीडरिंग 100% आयनिक बॉन्ड, मतलब उस कोवलेंट बॉन्ड को 100% आयनिक मानकर हम लोग 100% आयनिक कंसीडर करके करते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल की हेल्प से मैं तुम्हें समझाता हूँ। एग्जांपल 1, जैसे ए और बी में बॉन्ड बना हुआ है, इसमें पूछा है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, और हमारे को बोल दिया है कि बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से ज्यादा है। तो बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो बी पर डेल्टा नेगेटिव और ए पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो म्यू ऑब्जर्व्ड क्या होगा, मतलब प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा इंटू बॉन्ड लेंथ, यही होगा। हाँ हाँ सर। अब हमें क्या निकालना है, म्यू थ्योरेटिकल, है ना। अब हमें निकालना है म्यू थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल म्यू निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, 100% आयनिक कंसीडर करना पड़ेगा बॉन्ड को। अगर ये बॉन्ड 100% आयनिक मान लिया तो क्या होगा, ए पर कंप्लीटली प्लस चार्ज आ जाएगा और बी पर कंप्लीटली माइनस। बोलो, ऐसा ही होगा ना, पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाँ सर। 100% आयनिक बॉन्ड। ये प्लस चार्ज किसका है, +1 है या क्या है ये चार्ज? +1 ही है। +1 है। +1 नहीं, +E बोलते हैं उसको, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो +E का चार्ज आता है ना। एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो +E का चार्ज किस पर, ए पर, और -E का चार्ज बी पर। तो चार्ज कितना आया है उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया E इंटू बॉन्ड लेंथ। समझ में आई ये बात, E वाली बात समझ आई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, वो होगा देखो, म्यू ऑब्जर्व्ड डेल्टा इंटू बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय E इंटू बॉन्ड लेंथ, नीचे म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। तो यहाँ से देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ये फार्मूला नहीं है, इसको एज ए फार्मूला याद नहीं रखे, तो मैंने ऐसे एग्जांपल बता दिए कि ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, क्वेश्चन मान लो ऐसा तुम्हें दिया हो, फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HCl मॉलिक्यूल। HCl में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालो, और उसमें हमें गिवन है क्या, म्यू ऑब्जर्व्ड गिवन है 1D/, और हमें HCl का बॉन्ड लेंथ गिवन है कितना, 1.3 एंगस्ट्रॉम। कैसे करेंगे? तो देखो ऐसे करना होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। मैं खुद ही कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। म्यू ऑब्जर्व कितना है 1D/, म्यू थ्योरेटिकल कितना होगा, 100% आयनिक मानेंगे तो E का चार्ज आएगा और 1.3 एंगस्ट्रॉम इंटू 100। अभी यूनिट सही नहीं रखी है मैंने, यूनिट को अच्छे से रखना पड़ेगा। अब देखो मुझे पता है 1D का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। अभी मैं लिखवा चुका हूँ ये बात तुम्हें थोड़ी देर पहले। ऐसे E का मतलब क्या होता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ऐसे एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁸ हाँ 8 इंटू 100। यूनिट सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर तुम लोग देखोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेना।
अप्रॉक्स 16% आएगा। मतलब HCl का मॉलिक्यूल 16% आयनिक होता है और 84% कोवलेंट होता है। ठीक है, जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ऐसे निकालेंगे। समझे क्वेश्चन करने का तरीका? हाँ सर। चलिए अब नोट डाल के 1-2 पॉइंट्स लिखवा देता हूं जो थोड़े याद रखने वाले पॉइंट है ना। पॉइंट क्या है? सम इम्पॉर्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, है ना। जैसे मान लो कुछ डाइपोल मोमेंट्स के ऑर्डर याद रख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लो तुमसे पूछे HF, HCl, HBr और HI में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, क्या बोलोगे? HI में सबसे ज्यादा। क्यों? एनायन का साइज बहुत बड़ा है, तो जितना ज्यादा बढ़ता है तो मतलब वो उसका ज्यादा एसिडिक भी है, H प्लस इजीली लीव करेगा। तो उससे डाइपोल मोमेंट का क्या लेना है? नहीं, HF उससे डाइपोल मोमेंट का, उससे डाइपोल मोमेंट का नहीं लेना देना क्या है? जेफ का होगा ना सबसे ज्यादा। डिफरेंस ज्यादा होगा, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बढ़ेगा ना। देखो 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 मैं तुम्हें बताता हूँ। डेल्टा की बात करें तो डेल्टा की जो सेपरेशन है, चार्ज का जो सेपरेशन है वो HF में ज्यादा होगा, HI में सबसे कम होगा। ये बात से एग्री करते हो? हाँ सर, क्योंकि H और F में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पर बॉन्ड लेंथ उसमें ज्यादा होगा। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ तो HI में ज्यादा है। बट बॉन्ड लेंथ HI में ज्यादा है। तो हम अब कैसे डिटरमाइन करें, मतलब हम कैसे बताएंगे भाई हमारा जो म्यू है वो तो डेल्टा और बॉन्ड लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है। बॉन्ड लेंथ HI में ज्यादा है, डेल्टा HF में ज्यादा है, तो कैसे पता लगाएंगे? कोई लॉजिक है पता लगाने का? डेल्टा डोमिनेटिंग है। तो हम बोलेंगे कि भैया ऑर्डर तो ये आएगा, है ना। अब याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही H2O और H2S में पूछे तो सेम है, H2S का ज्यादा आएगा। अगर मान लीजिए कोई NH3, कुछ ऑर्डर है जो पॉपुलर है जिनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ। ये आएगा। अच्छा एक और है, ये वाला तो तुमने पहले भी पढ़ा होगा। CH3Cl और CH3F में किसका ज्यादा होता है? Cl का ज्यादा होता है। CH3Cl का, है ना। मान लीजिए मैं तुमसे पूछूं CD3F और CH3F में किसका ज्यादा होगा, ये तो बता सकते हो लॉजिक। CH3F में। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है इसमें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ड्यूटेरियम और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन। याद रखे, बहुत काम आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो है ना। सर इसका रीजन क्या है? रीजन मेरे को नहीं पता। रीजन मतलब क्या होता है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्यों है, किसी ने बताया तेरे को रीजन? नहीं सर, मतलब उसमें न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, उसकी वजह से कुछ होता है, वैसे पूछ। अरे तेरे को पता है तो बता दे, हम भी सीख लेंगे। नहीं सर, मुझे पता नहीं है। तो बस मेरे को भी नहीं पता। अगर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तुम करके देख लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ड्यूटेरियम की, इसलिए कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स के साथ ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा, उससे भी हम लोग बता सकते हैं। बाकी डायरेक्ट भी हम लोग ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर होगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा है कहीं CH3Cl से ज्यादा होता है CH2Cl2, उससे ज्यादा होता है CHCl3, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ऑर्डर, क्योंकि CCl4 तो 0 होता है ना सबसे ज्यादा, ये फिर ये फिर ये। इसका तो म्यूनेट हमें पता ही है 0 होता है। चलिए बस इतना ही है, ये ना ये 4-5 ऑर्डर जो मैंने लिखवाए इनको ध्यान रख ले थोड़ा सा, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। सर H2O और H2S का क्या रीजन है? मैंने रीजन बोला ही नहीं कुछ, मतलब रीजन है ही नहीं। अभी वही है ना, दिक्कत क्या है कि डेल्टा जैसे HF और HI में है ना, सेम वैसा ही उसमें हो रहा है। मतलब डेल्टा ज्यादा तो HF में, बट बॉन्ड लेंथ कम है, तो मल्टीप्लीकेशन कौन सा ज्यादा होगा उसको हम लोग किस बिहाफ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखवाए हैं। ठीक है सर फोर्थ वाले में आपने क्या बताया था?
कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया मैंने किसी के ऑर्डर में कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो डायरेक्ट ऑर्डर लिखे हैं बस। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक चीज और पढ़ लेते हैं, शायद आधे घंटे में हो जानी चाहिए वो चीज, इसलिए उस टॉपिक को मैं पहले उठा लेता हूँ। ये चीज शायद तुम लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बता देता हूँ तुम्हें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग, ये है ना, मतलब ऐसे ही है, केमिकल बॉन्डिंग में इसका कोई क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेगा नहीं, बट है ना कहीं तो ये चीज काम आती है हमारे, तो इसलिए मैं केमिकल बॉन्डिंग में ही तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, है ना। ये क्या हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब तो समझते हो? हाँ हाँ सर। है ना, कि जिसमें है ना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग से दिख जाता है, वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है। जैसे मान लो पहला पॉइंट मैं इसमें लिख रहा हूँ, जैसे मान लो एक मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी बनाई, ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे कुछ ए बी, और इधर इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, अगर कंडीशंस लिख रहा हूं मैं, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी ज्यादा हो किससे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर हो ऑन ए के ऊपर लोन पेयर एब्सेंट हो, ठीक है। ये दो कंडीशन मैंने लिखी है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड एब्सेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ए। अगर ये दो कंडीशन होती है तो हम क्या बोलते हैं? इफ अबव टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, है ना, देन ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, will participate in hybridization। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं ऑड इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग, कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, तुमने पहले पढ़ा भी होगा वैसे, ये एक तो CH3 होता है और एक CF3 होता है ना, इन दोनों के पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ना, दोनों ही क्या है? फ्री रेडिकल है दोनों ना। अब दोनों में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा? कंडीशंस देख लो, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ दोनों में। पहला वाला प्लेनर, दूसरा वाला sp3। तो हम बोलते हैं जो पहला वाला है उसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2, दूसरे वाले का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्यों है ऐसा? शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि जो दूसरा वाला CF3 वो हमारी ऊपर वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है क्या सेटिस्फाई? हाँ सर। है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसका जो ये है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये कहां प्रेजेंट है? इन प्योर पी ऑर्बिटल। तो यहां पर जो CH3 फ्री रेडिकल था वहां पे तो स्टेरिक नंबर 2 है, और जो CF3 फ्री रेडिकल था वहां स्टेरिक नंबर 4 है, क्योंकि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसको भी स्टेरिक नंबर में काउंट करना पड़ेगा क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। पहला पॉइंट क्लियर है मेरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑड इलेक्ट्रॉन में? हाँ सर। Yes, sir. चलिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा होता है जो ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं जनरली, बट हम लोग अगर यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी की बात कर ही रहे हैं तो मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ ना। वैसे तो ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे सर, या पढ़ा दिया होगा। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा रहे हैं वैसे अभी सर? सर GOC चालू है, GOC 1 चालू है। 2 अभी चालू है। हाँ चालू है। अच्छा, तो तुम्हें कार्बिन वगैरह के बारे में बताया अभी तक? नहीं आगे बताएंगे। नहीं अभी कार्बिन नहीं आता। नहीं बताया ना, कोई नहीं, तो मैं बता देता हूँ नाम। दो तरह के कार्बिन होते हैं, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट, है ना। तो कौन सा कार्बिन कौन सा होता है वो मैं डायरेक्ट, मेरे को जितना बताना है उतना मैं बता देता हूँ। सिंगलेट कार्बिन तो ऐसा होता है ना, और ट्रिपलेट कार्बिन ऐसा होता है।
मतलब सिंगलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। अब इसमें डायरेक्ट हमें याद रखना है क्या, जो सिंगलेट कार्बिन होता है वो sp2 होता है, ठीक है, और जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है वो भी sp2 होता है। तो ट्रिपलेट कार्बिन के लिए एक पॉइंट याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख पा रहा हूं मैं क्या, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यार क्या लिख रहा हूं मैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना, तो उसमें से एक होगा जो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन sp2 hybrid orbital and other unpaired electron present in pure p orbital। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें, किसके लिए है ये वाला पॉइंट है फॉर ट्रिपलेट कार्बिन। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, सिंगलेट मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ट्रिपलेट में दोनों अलग अलग है। सिंगलेट में तो ठीक है कुछ भी नहीं लेगा, ट्रिपलेट में पॉइंट याद रखें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, एक नहीं करता। क्लियर है इतना? हाँ सर। पॉइंट नंबर 3 जिस पर स्टार मार्क कर देता हूं, जो क्या है, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइमराइजेशन। हम डाइमराइजेशन कब करवाएंगे और कब नहीं करवाएंगे इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइमराइजेशन कि भैया कब डाइमराइजेशन होगा कब नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक है बस। लॉजिक क्या है, इफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्लैश unpaired electron present in hybrid orbital, then species will undergo a dimerization। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा या नहीं होगा ये तो हम पहले देख चुके हैं, है ना। उसके लिए कंसेप्ट क्या है कि भाई टर्मिनल एटम जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और जो सेंट्रल एटम होता है उसका लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। और अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है तो उसका वो डाइमराइजेशन भी होगा। समझ गए? ये याद रखना है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइमराइजेशन। अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है तो डाइमराइजेशन होगा। अब देखो इसमें एग्जांपल की हेल्प से मैं बताता हूँ कैसे हमको करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक है NO2। NO2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तुम्हें पता होगा, होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NO2 में। तो मुझे बताओ ये डाइमराइज होगा या नहीं होगा? होगा। तो देखो NO2 कैसा होता है, NO2 ऐसा होता है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आप, है ना। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था सबसे पहले, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन HO मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। दैट्स व्हाई NO2 फॉर्म N2O4। हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो ये N2O4 बनाएगा। क्या होगा, 2NO2 से क्या बन जाएगा, N2O4। डाइमराइज होगा ये। और मुझे पता भी है जो NO2 होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है और जो N2O4 होता है वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। और तुम्हें पता भी होगा NO2 गैस होती है, कौन सी होती है, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर गैस। पैरामैग्नेटिक इसलिए ब्राउन कलर का होता है, जैसे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो एक कलरलेस हो जाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर। ठीक है सर अभी आ रही है, बीच में थोड़ा लैग हो रहा था। अब देखो
एक चीज और मैं बता देता हूं, जो ये नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया तुमने, क्या होगा? sp2 sp2। यहाँ पर जो थीटा होगा ना, इस थीटा को भी लिख देता हूं मैं, थीटा भी ध्यान रखे, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 130 डिग्री होता है ये, है ना। sp2 में तो वैसे जनरली हमने 120 देखा है, बट ये स्पेशल केस था, इधर थीटा हम ध्यान रखे, थीटा यहाँ पर क्या होता है, थीटा यहाँ पर होता है 130 डिग्री। चलो एग्जांपल्स की बात करें तो एक एग्जांपल और बता देता हूँ, NO, है ना। अब NO में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, मेरी तरफ से स्ट्रक्चर NO का है ये, एक तो लोन पेयर है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए ये डायमराइज होगा या नहीं होगा? बताओ। होगा। होगा। तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कंडीशंस of point number 1 are not satisfied। हम बोलेंगे दिस, ये जो है ये कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन प्योर p ऑर्बिटल। प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो 2NO से जो तुम जो सोच रहे हो N2O2 बनेगा, वो नहीं बनेगा। कंडीशन सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रही? लोन पेयर है, सेंट्रल एटम है, या फिर जिस एटम के पास वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है, ठीक है। टर्मिनल एटम मतलब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोले तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए नहीं होगा, डायमराइज नहीं होगा। तो तुमने NO को हमेशा NO की फॉर्म में ही देखा होगा, कभी N2O2 की फॉर्म में तो नहीं देखा होगा, डायमराइज नहीं होता। समझ गए? यस सर। सर N2O2 एग्जिस्ट नहीं करता है ना? हाँ, N2O2 एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं, NO की फॉर्म में रहेगा वो। हाँ ठीक। तो पॉइंट नंबर क्वेश्चन 1 क्या देखो, था? कौन है ये? पॉइंट नंबर 1 क्या था? क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो या फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए बैठे हो? ये पॉइंट नंबर 1 क्या था, मतलब ये क्या बात हुई? ये पॉइंट नंबर 1 है। सर ठीक है सर। क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक, आइडेंटिफाई द hybridization of ClO3 and ClO2 and number of p pi and p pi bonds also। बताएं। ClO3 ClO2, ठीक है, करिए, बताइए क्या होगा।
हो गया क्या? सर बोलिए। ClO3 sp3 हाइब्रिडाइज होगा उसमें क्लोरीन, और शायद 6 ये बनने चाहिए पी पाई डी पाई, क्योंकि वो डाइमराइज होगा। और ClO2 में मतलब ये कितने sp2 होगा हाइब्रिडाइज, और उसमें 2 पी पाई डी पाई होंगे। एक्चुअली जो मैंने पी पाई डी पाई बॉन्ड्स पूछे हैं ना, वो सिर्फ ClO3 में पूछे हैं, डाइमर में नहीं पूछे हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिर 3 पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। ClO2 का क्या बताया हाइब्रिडाइजेशन? ClO2 का sp2 sp2। ठीक है। चलिए तो मैं बता देता हूं कैसे करना है। ClO3 को देखें तो ClO3 कुछ ऐसा दिखेगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, कंडीशंस सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो हम बोलेंगे ये जो प्रेजेंट है ये कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसके लिए? स्टेरिक नंबर देखो, 3 तो बॉन्डेड एटम और एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ठीक है, अब पाई बॉन्ड्स की बात करें, पी पाई या डी पाई, ये तुम्हें अब तक आ जाना चाहिए करना। तो नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स देखें या फिर नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स देखें। तो पी पाई बॉन्ड्स तो 0 है, और पी डी पाई बॉन्ड से 3, ये तीनों के तीनों पाई बॉन्ड पी डी पाई ही होंगे। ऑक्सीजन की तरफ से तो सिर्फ पी ही पार्टिसिपेट करेगा, क्लोरीन की तरफ से डी पार्टिसिपेट करेगा इसलिए। और इसमें हम लोग बोलेंगे ClO3 होगा वो Cl2O6 बना देगा। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला देखें हम लोग, दूसरा वाला देखें ClO2, तो ClO2 कुछ ऐसा होगा, एक लोन पेयर है और एक यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए अब इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं, कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई नहीं हो रही हमारी कंडीशन। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ऐसे, यहाँ पर लोन पेयर है, एक तो इस लोन पेयर के बारे में भी लिखूंगा और एक इसके बारे में भी लिखूंगा। लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में या प्योर में? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। लोन पेयर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होगा क्योंकि तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होगा कहां पर? प्योर पी ऑर्बिटल। प्योर पी ऑर्बिटल में। तो ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ठीक है, नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स देखें तो वो आएंगे 0, और नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स देखें। ये किसी को दिक्कत है क्या पी पाई डी पाई बॉन्ड निकालने में? नहीं सर। और अगर हम इसमें बोले क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा। तो Cl2O4 नहीं बनेगा। वैसे मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, मैंने कहा बताया होगा तुम्हें ये, देखो 11 पॉइंट देखो, दिख रहा है? हाँ सर। Cl2O4 डजंट एग्जिस्ट, ये मैंने तुम्हें बताया है। तो ऐसे हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर हाँ बोलो। सर वो सेकंड स्ट्रक्चर यही वाला ClO2 में आपने बोला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब कि पहला वो तो Cl से O तो बड़ा ही है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। हाँ, तो अभी कैसे है वो ग्रुप 16 का है,
और हम लोग वो ग्रुप 17 के Cl मतलब डाउन वाले सेकंड मेंबर से कर रहे, तो आप बोले क्रॉस में कैसे करें, रीजन कैसे बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? हाँ सर, वो क्लोरीन में ज्यादा होती है, पर हम लोग जब शीट करें तो आप बोले क्लोरीन में क्रॉस ज्यादा में होती कैसे, है, सॉरी क्लोरीन में ऑक्सीजन में हाँ ज्यादा हाँ होती हाँ, तो क्रॉस में क्या जाना है, ये कंडीशन ये है, पॉइंट नंबर 1 ये हमारी कंडीशन है कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, उसकी कंडीशन से पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम्स मोर होना चाहिए सेंट्रल एटम्स, और एब्सेंस ऑफ लोन पेयर होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ लोन पेयर नहीं है यहाँ, लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम में, इसलिए बोला है कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, ठीक है सर। ये पता नहीं कौन सा, तुम क्या बातें कर रहे हो, मतलब क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, क्रॉस में नहीं जाएंगे, क्या क्या समझना चाह रहे हो ऐसा, बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। चलो ठीक है, फिर आज हम लोग जल्दी खत्म करते हैं क्लास को, कि फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तो मैं उसको एक साथ ही पढ़ाऊंगा। अभी आज थोड़ा सा पढ़ा दे, फिर बाद में पढ़े तो मजा नहीं आएगा, मतलब एक ही दिन में पढ़े पूरा तो ये ज्यादा पीपाई सही पीपाई रहेगा। वाला एक बार दिखा दीजिए ना मेरे को, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पीपाई 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 डीपाई वाले बॉन्ड्स में। एक लास्ट बार आज बता रहा हूँ, फिर नहीं बताऊंगा कभी, ठीक है? हाँ ठीक है सर। ये अच्छा, बाकी मेरा क्लास खत्म हो गया है, जिसको जाना है जा सकता है। देखो सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपका वीडियो ही रुक गया। वही सारा मेरा। हाँ सर, अभी आवाज आ रही है। अभी आ रहा है। एक सेकेंड रुको यार, मैं ना ये हैंग कर जाता है ऐप बार बार, एक बार मैं वापस होस्ट बन जाऊं खुद, फिर मैं बताता हूँ। कहाँ तक मैंने बता दिया था, कहाँ तक सुन ली थी मेरी बात? सर sp2 बताया था। ठीक है। एक थोड़ा सा वेट करें, 15-20 सेकंड, अभी हो जाएगा ठीक। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मैं वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने बोला है यहाँ पर क्या कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और क्लोरीन क्या है 3s2 3p5। क्लोरीन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक ऑलरेडी अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें, मैंने 2 एक्साइट करवा दिए, p के d में भेज दिया। ये 3s है, ये 3p है, और ये 3d है। बोलो। हाँ सर। अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहां तक देखो sp2, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। हाँ सर। और हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गए 2। बोलो। हाँ सर। और ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, प्योर पी में। हाँ। अब क्लोरीन की तरफ से पाई बॉन्ड बनाने में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, डी, तो क्लोरीन की तरफ से डी पाई हो गया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ से तो हमेशा पी रहेगा, तो इसलिए 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, ठीक है, समझ गया। चलिए अच्छी बात है, फिर चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतने, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। होमवर्क मैंने तुम्हें दे ही दिया था। सर ये कौन सा बोलो। केमिकल बॉन्डिंग चालू है, मतलब 3 चालू है क्या? यार अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तुम देख लेना, एक बार मैच करवा लेना। वैसे डाइपोल मूवमेंट मैंने थोड़ा पहले पढ़ा दिया है, वो केमिकल बॉन्डिंग 5 में होता है, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का तो कोई कॉन्सेप्ट शीट में नहीं गिवन, मैंने अपनी तरफ से ही पढ़ाया है। बाकी तुम चेक कर लेना यार, मेरे हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग 3 होगा, है ना। 4 में तो एमओटी है, तो शायद हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग 3 में ही है। आपने सर शीट भेजा है क्या इसका हाँ, 1 का?
शीट दिया है मैंने, पूरा केमिकल बॉन्डिंग का शीट दे दिया, इसमें 1 2 3 4 सब है 5 तक। हाँ तो एक ही शीट में से होमवर्क करना है ना वो सारा।